के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। और आज जैसे कि बताया मैंने शुरुआत में ही, केया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। घरेलू बाजार में डिमांड ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, सेगमेंट से ग्रोथ को बेहतर सपोर्ट जो मिल रहा है उसके पीछे और कितनी ट्रिगर्स हैं, और साथ ही आय और कैपेक्स को लेकर आउटलुक क्या है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कंपनी के एमडी और चेयरमैन अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने समय निकाला तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, पहला तो डिमांड आउटलुक किस तरह से पैन आउट हो रहा है, अगर मैं घरेलू बाजार की ही बात करना चाहूँ पहले, स्पेसिफिक सेगमेंट वाइज अगर आप मुझे ग्रोथ ड्राइवर्स बता सकें, और साथ ही आने वाले तिमाहियों में, इसी साल की तिमाहियों में इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से आप किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार। आपका सवाल किन सेक्टर्स के अंदर डिमांड पोटेंशियल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ओपिनियन में एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर पावर डेवलपर्स हैं या दूसरे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी तेजी है और डिमांड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और डाटा सेंटर्स, ये एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है जो अभी केबल इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ी डिमांड के लिए आगे आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हर तरफ से काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये भी सभी सेक्टर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं। या यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम प्रेशर समझना चाहें, जो कि शायद एक्सपोर्ट सेल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वजह यहाँ पे लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो प्रेशर अब कितना हल्का होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या होगा? और इसी तर्ज पर अगर मैं आपका आउटलुक भी जानना चाहूँ ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, तो वो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, सर? देखिए कविता जी, हमारा एक्सपोर्ट का जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास बहुत अच्छी और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुकिंग है और अ, मुझे उम्मीद है कि इस साल हम 40 से 50% एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे। अ, ठीक है, लोग फ्रेट की बात करते हैं, रेड सी की बात करते हैं, बट केबल में ये जो फ्रेट एलिमेंट है, इन इन फिगर से बहुत 1 से 1.5% का फर्क आता है और वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता है। मेजर एस्पेक्ट है कि हम कैसे डिमांड क्रिएट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट की और कैसे हम अपनी मार्केटिंग नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की जो स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें डिमांड ट्रैक्शन अच्छी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा मिल रहा है। सर, थोड़ा सा रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर आपसे सवाल पूछना था। FY 25 और 26 के लिए अगर रेवेन्यू गाइडेंस आप बता पाएँ किस रेंज में है, और क्योंकि अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें, वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं यहाँ पे 10 से 11% के आसपास, लेकिन क्या आपकी प्लानिंग इनको यही मेंटेन करने को लेकर है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंशन मार्जिन्स में पॉसिबल है और आप होता हुआ भी देख रहे हैं उसको? रेवेन्यू गाइडेंस के हिसाब से कंजर्वेटिवली 16 से 17% हमने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इस साल, और मैं समझता हूं हम उससे बेटर अचीव करेंगे। और इबिटा मार्जिन 10 से 11% हम मेंटेन करते आए हैं, बट मैं 11% के करीब हमें उम्मीद है कि हम इस लेवल पर और इससे बेटर अचीव कर पाएंगे इस साल में। अनिल जी, यहाँ पर ओवरऑल जो आपकी अप्रोच है रॉ मटेरियल्स के उतार चढ़ाव को पकड़ पाने में, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर को हेल्दी रखने के लिए, और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी जो कि बहुत ही क्रूशल है, उसे भी हेल्दी रखने के लिए? रॉ मटेरियल की जो वॉलेटिलिटी है, वो कॉपर, एल्यूमिनियम या ये जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, इसमें हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि ये वॉलेटिलिटी अभी आ गई है। पिछले 4 से 5 साल का अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें,
तो 2021 में और 22 में तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तब भी हमारे इस वॉलेटिलिटी की वजह से हमारे मार्जिन्स इम्पैक्ट नहीं हुए, और क्योंकि हम लोग जो अपनी रॉ मटेरियल की जो बुकिंग है या जो अवेलेबिलिटी है अपने शॉप फ्लोर्स पर, उसको अपने ऑर्डर बुक के साथ अलाइन करके रखते हैं, और रेगुलरली अपने जो प्रोडक्ट के जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो रॉ मटेरियल इनपुट्स के प्राइसेस के साथ घटाते या बढ़ाते हैं। रिटेल सेक्टर में हर 15 दिन में प्राइसेस रिवाइज करते हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ये रॉ मटेरियल प्राइस के ट्रेंड के हिसाब से। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में कभी भी हमें वॉलेटिलिटी की वजह से कोई मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नहीं आया है। ये बताइएगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है EHV सेगमेंट में, इसमें मार्केट शेयर भी लगभग 9% के आसपास का है, लेकिन इस सेगमेंट के डिमांड को लेकर क्या किसी भी तरह का इजाफा जो आप देख रहे हो हाल फिलहाल में, और क्या आप भी अपना फोकस इस दिशा में बढ़ा रही हैं डिमांड में बढ़ोतरी को देखकर? बिल्कुल। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की डिमांड भी बढ़ रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे डाटा सेंटर्स या जहाँ पर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहाँ पर एनर्जी की जो इनकमिंग है उसके लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज काफ़ी हैवी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो और मल्टीपल साइड से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सेक्टर बढ़ रहा है और आगे भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और हम इसके ऊपर काफ़ी फोकस किए हुए हैं, और इसमें कैपेसिटी जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इसमें कैपेसिटी इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। कैपेक्स की बात करना चाहूँगी, कितना कैपेक्स आप इस साल के लिए प्लान कर रहे हैं ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर, और कितना कैपेक्स यहाँ पे ऑपरेशनल भी इस साल होता हुआ हम देख पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू पोटेंशियल्स की भी क्षमता होगी उसमें, तो बताइएगा। जो हमारे जितने ब्राउन फील्ड एक्सपेंशंस हैं भिवाड़ी में, सिलवासा में, वो सब कंप्लीट हो गए हैं, और उसी की वजह से हमें 16, 17 या 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है इस साल में देखने को मिलेगा। जहां तक ग्रीनफील्ड कैपेक्स का सवाल है जो सानंद में आ रहा है, वो इस साल के आखिर तक या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट वीक में ऑपरेशनल होगा, फर्स्ट फेज। और रफली 1000 करोड़ के करीब का कैपेक्स इस साल में हमारी कंपनी करेगी, चाहे वो ब्राउन फील्ड हो या न्यू कैपेक्स हो ग्रीन फील्ड में। FY24 में जो टॉप लाइन ग्रोथ थी वो लगभग 17% के आसपास दर्ज हुई है, टॉप लाइन रेवेन्यू की अगर हम बात करें। इसको क्या आप ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स और प्राइवेट ऑर्डर्स के बीच में क्या बंटवारा है इसका, मतलब क्या स्वरूप है इसका, और अब आगे कैसे इसको शेप अप होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो मेजर सप्लाई बिजनेस है वो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स को है, और या फिर डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, डाटा सेंटर्स भी हैं, या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस हमारा रफली 5% के करीब है, और हमारा जो डायरेक्ट एक्सपोजर है वो बहुत कम है, और आगे भी हम इसको और कम करते जा रहे हैं। तो मेजर जो डिमांड है वो या तो गवर्नमेंट रिलेटेड EPC कॉन्ट्रैक्टर से है या प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट से। ऑलराइट, शुक्रिया अनिल जी, समय निकाला आपने और हमसे बातचीत की। तो आज हमने किया इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से बातचीत की है, और यहाँ पर क्लियरली पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि अच्छी खासी कमाई स्टॉक ने आपको दिलाई है, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस, UBS जैसे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर अपनी कवरेज भी इसको लेकर शुरू की है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हम स्टॉक की कीमतों में आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि 1 महीने के मोमेंटम में कुछ खास मूवमेंट स्टॉक में नहीं आते हुए दर्ज हुई है, लेकिन बहरहाल इस कंपनी और क्षेत्र के बारे में और भी बातचीत हम करेंगे आगे शो में। लेकिन